आज हम करने जा रहे हैं टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन। अब इसमें हम क्या सीखते हैं कि जो एसआरएफ है जो हमें इस लाइन से शो हो रही है, एसआरएफ इज सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। हम एसआरएफ की हेल्प से पीआरएफ को एस्टिमेट कर सकते हैं और पीआरएफ होता है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। पीआरएफ खुद से अनऑब्जर्वेबल है, उसको हम खुद से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो हम एसआरएफ की हेल्प के थ्रू पीआरएफ को कैलकुलेट या एस्टिमेट कर पाते हैं। अब क्योंकि हमारा जो पीआरएफ है उसका जो वैल्यू निकलेगा, वो जो हम एस्टिमेट करेंगे वो डिपेंड करता है एसआरएफ पे। इस वजह से हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा जो एसआरएफ है दैट इज सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन, वो हम जितना एक्यूरेटली निकाल पाए उतना अच्छा होगा। तो ये हमारी कोशिश रहती है। अब कौन से तरीके हम अपना सकते हैं जिससे हमारा एसआरएफ काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट निकाला जा सके। तो एक अपना मेथड है दैट इज़ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, जिसको अभी हम सीखने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ये पहला इक्वेशन है ये शो कर रहा है टू वेरिएबल पीआरएफ को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, तो हम वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। अब जो वाई आई है उसको हमने यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई आई की वैल्यू तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर नहीं सकते, हमने अभी सीखा। तो जब हम इसकी वैल्यू को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, हम एसआरएफ की हेल्प से इसे एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, बीटा 1 हैट बी प्लस बीटा 2 हैट एक्स आई एंड देन यू आई हैट। इस तरह से अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमको वाई आई हैट। तो वाई आई हैट है क्या, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है वाई आई का। ये चीज़ हम पहले ही सीख चुके थे कि जब हम ये हैट लगाते होते हैं तो ये शो करता है कि वो वैल्यूज एस्टिमेटेड है। तो ये अपना वाई आई हैट शो कर रहा है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई आई। ठीक है, अब हम देख रहे हैं जो यू आई हैट है यहाँ जो दिख रहा है हमें, ये है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमको शो कर रहा है कि जो एक्चुअल वाई आई है और जो हमने एस्टिमेट किया इसके बीच में कितना डिफरेंस है। तो इसके बीच के डिफरेंस को ये शो कर रहा है यहाँ पे। अब अगर हम ऐसा करें कि जो वाई आई है इसको एज इट इज हमने नीचे उतार दिया, माइनस का साइन रहने देते हैं, और ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है और वाई आई, तो ये रिप्रेजेंट इस चीज़ से किया जा रहा था। क्या था ये, बीटा 1 हैट प्लस बीटा 2 हैट एक्स आई। तो जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा, अगर हम ब्रैकेट के अंदर इस वैल्यू को रखें और जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो हमको देखने में आएगा, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू वाज दिस। अब हमने क्या किया, जब इसको ब्रैकेट से हम बाहर निकालेंगे तो ये साइंस नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई, इस तरह से हो जाएगा। तो मान लो अब क्या हुआ कि अगर हमें काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस गिवन है, y और x के ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ठीक है, हम कोशिश करेंगे एक ऐसा SRF निकालने का, डिटर्मिन करने का जो हमारे एक्चुअल y से बहुत ज़्यादा क्लोज हो, सबसे क्लोज हो, हम ऐसी कोशिश करेंगे। अब ये हम किस तरह से कर सकते हैं, तो मान लो अगर हम ऐसा करें, लेट्स रिमूव दिस स्क्वायर। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ऐसा किया जाए जो रेजिडुअल का सम है, तो रेजिडुअल का सम क्या होगा, हमारे रेजिडुअल था जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे यू आई हैट से, तो इसका समेशन हम शो कर रहे हैं। अगर इसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करें तो क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल होंगे। तो अगर हम इसको चेक करके देख लें तो हमें समझ आ जाएगा। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो U1 हैट है ये हम देख रहे हैं हमारे SRF से बहुत दूर है। ये U2 हैट काफ़ी क्लोज है, U3 हैट और भी ज़्यादा क्लोज है, U4 हैट अगेन काफ़ी ज़्यादा दूर है। पर अगर हम इस वाली चीज़ को फॉलो करें जहाँ पे हम स्क्वायरिंग नहीं कर रहे, जस्ट समेशन ले रहे हैं, ऐसे वाले केस में क्या होगा, हम इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, U1 हैट, U2 हैट, U3 हैट एंड U4 हैट। तो जब ये किया जाएगा तो फिर इस तरह से तो हमने हर जो हमारे रेजिडुअल है, जितने भी रेजिडुअल्स हैं,
हमने उन सारों को इक्वल वेटेज दे दिया क्योंकि आप डायरेक्टली प्लस कर रहे हो, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं जब ये दोनों क्लोज ज़्यादा हैं, U2 हैट एंड U3 हैट ज़्यादा क्लोज है, तो इनको ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए, क्योंकि हम चाहेंगे हमारी वैल्यू जो है वो मिनिमाइज हो, मिनिमम हो जाए। तो अगर आप जो काफ़ी दूर वैल्यूज़ हैं, जो दूर वाले रेजिडुअल्स हैं, उनको भी इनके बराबर वेटेज देंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और इससे एक प्रॉब्लम हम फेस करेंगे कि मान लो अगर हम यही प्लस वाला काम करना चाह रहे हैं कि सारे रेजिडुअल्स को प्लस कर लो, समीशन निकाल लो इनका, तो ऐसा पॉसिबल है कि हमें लगे हमारा जो यू आई हैट है उसका वैल्यू बहुत ही कम हो गया, पॉसिबल है कि ज़ीरो भी हो जाए और हमको लगे हमारा काम हो गया। बट एक्चुअली जो ये रेजिडुअल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्केटर्ड हो कि कोई इतना दूर है, कोई फिर पास है, कोई और ज़्यादा दूर है। पॉसिबल है ऐसा हो, जो हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे हमारा जो एस आर एफ है वो काफ़ी एक्यूरेटली ड्रॉ किया जाए, ये सब बहुत क्लोज हो, हम इस रेजिडुअल को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। तो कैसे होगा? अब यहाँ देखो, मान लो प्रॉब्लम क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। मान लो इस वैल्यू को हम 10 कंसिडर कर लेते हैं कि ये 10 है, इसको हम -2 ले लेते हैं, इसको हम +2 ले लेते हैं और इसको भी हम -10 कंसिडर कर लेते हैं। तो ऐसे केस में जब इन सबको ऐड किया जाएगा तो 10 प्लस -2 देन +2 देन -10, इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। ऐसे केस में हमको लगेगा समीशन जो है रेजिडुअल का दैट इज़ 0। इसका मतलब अपना एस आर एफ बहुत ही अच्छा बना दिया हमने। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे रेजिडुअल्स कितने ज़्यादा स्कैटर्ड है और ये हम नहीं चाहते हैं। तो अब हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसको हम, ये जो मेथड है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, इसके थ्रू इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। कैसे? तो हमने लिया यू आई हैट स्क्वायर का सम, सिर्फ यू आई हैट का सम नहीं, अगर हम इसके स्क्वायर का सम लें तो ये प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे। कैसे? अब मानो कि जैसे इसका वैल्यू हम 10 कंसिडर कर रहे थे और फिर हमने बोला -2 देन 2 और यहाँ पे हमने माना -10, तो वैल्यू हमें 0 दिखी थी और ये हमें इल्यूजन में रखेगा कि हमने बहुत ही अच्छा काम कर दिया है, जबकि ये रियलिटी नहीं है क्योंकि हमारा रेजिडुअल इतना ज़्यादा स्केटर्ड है। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम स्क्वायरिंग करें एंड देन सम करें तो जो वैल्यूज़ बहुत दूर हैं, ये जो इतने स्केटर्ड हैं, इनका जब आप स्क्वायर करोगे तो इसको वेटेज ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे हर रेजिडुअल को इक्वल वेटेज नहीं मिलेगा। ये जो 10 है, 10 का आप स्क्वायर करोगे तो 100, ये 2 था, 2 का स्क्वायर या -2 था, अगर -2 का स्क्वायर करेंगे जस्ट 4। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल सिचुएशन पता चल पाएगी। तो अगर जो रेजिडुअल है उसके स्क्वायर का समेशन किया जाए तो हम समझ पाएंगे कि हमने कितना ठीक काम कर दिया है, उसकी रियल सिचुएशन को हम समझ पाएंगे। अब हम ये जानते हैं कि अपना जो यू आई हैट का स्क्वायर है उसका जो सम है वो एक्चुअली फंक्शन है ऑफ β1 हैट एंड β2 हैट। तो β1 हैट और β2 हैट का जो वैल्यू होगा वो अफेक्ट करेगा यू आई हैट स्क्वायर जो है उसके सम को अफेक्ट करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू लीस्ट आए, कम से कम आए, तो हमें इनके वैल्यूज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, β1 हैट एंड β2 हैट, क्योंकि यहाँ पे हम ये देख सकते हैं। तो अगर हमें वाई आई गिवन हो, एक्स आई गिवन हो, तो अब हमें इन दोनों पे काम करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा वैल्यू चाहिए होगा कि अपना जो ये है, अपना जो रेजिडुअल है उसके स्क्वायर का जो सम है वो कम से कम आए। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो हम, एक काम है कि हम β1 हैट β2 हैट की रैंडम वैल्यूज लेते जाएं, ट्राई करते जाएं, पर ये नियरली इम्पॉसिबल टास्क है कि आप कितने वैल्यूज ले लोगे। तो इसका सल्यूशन हमें देता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब किस तरह से देता है? वो किस तरह से β1 हैट β2 हैट की ऐसी वैल्यूज हमको दे देता है ताकि अपना जो यू आई हैट स्क्वायर का सम है वो कम से कम आ पाए और हम एक अच्छे एस आर एफ को अचीव कर पाए। अब β1 हैट और β2 हैट निकालने के लिए हम ये दोनों हमारी इक्वेशंस हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को नॉर्मल इक्वेशंस बोला जाता है। इनका इस्तेमाल करके हमें β2 हैट जो है उसका वैल्यू पता चल पाएगा, जो ये है, दैट इज सिग्मा एक्स आई वाई आई अपॉन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो लोअर केस में हमें दिख रहा है एक्स आई
और ये लोअर केस में दिख रहा है वाई आई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर हम यहाँ देखें, हमें यहाँ दिखेगा x बार दिख रहा है। अब x बार क्या है? ये हमको शो कर रहा है सैम्पल मीन ऑफ x, और ये y बार शो कर रहा है सैम्पल मीन ऑफ y। तो ये जो एक्स आई है लोअर केस में, वो शो कर रहा है कि जो एक्चुअल एक्स आई है वो कितना डेविएट कर रहा है फ्रॉम सैम्पल मीन ऑफ एक्स, और ये जो वाई आई है वो कितना डेविएट कर रहा है फ्रॉम सैम्पल मीन ऑफ वाई। तो ये उसको डेविएशन को शो कर रहा है हमें मीन वैल्यू से। अब क्या होगा? जब बीटा टू हैट हमें पता चल गया, इसके थ्रू हम निकाल पाएंगे। अब इस इक्वेशन के थ्रू बीटा वन को निकाला जा सकता है, जो हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है। इसके थ्रू बीटा वन की वैल्यू तक हम पहुंच सकते हैं, जो है ये। एंड देन अगर बीटा टू जो है इसी में हम फर्दर थोड़े मैनिपुलेशंस करें तो हम यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। तो ये दोनों बीटा टू के लिए ही है, ये दोनों के थ्रू हम बीटा टू हैट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने पास जो बीटा टू हैट है और बीटा वन हैट है, इनको हम बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स। रीज़न है इसका कि ये लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल के थ्रू हमने इसको डिराइव किया है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों एस्टिमेटर जो हैं ये ऑब्जर्वेबल हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो सैम्पल है उसमें से इसको डिराइव किया है। इन दोनों को इजीली कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना पॉसिबल है। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दोनों के दोनों पॉइंट एस्टिमेटर हैं। इसका मतलब है ये इंटरवल एस्टिमेटर नहीं है। एक सैम्पल अगर हमें गिवन होगा तो हर एस्टिमेटर एक सिंगल वैल्यू हमको देगा उस रेलेवेंट पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए। तो एक ये बात है। एंड देन लास्ट चीज़ है कि एक बार आपने OLS एस्टिमेटर्स को निकाल लिया सैम्पल डेटा के थ्रू, तो उसके बाद हम जो सैम्पल रिग्रेशन लाइन है उसको बहुत ही ईजिली जो है निकाल पाते हैं, और वो कुछ फिर इस तरह से हमें दिखता है। तो ये हम देख रहे हैं अपना सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। तो यहाँ पे वाई आई हैट दैट इज इक्वल टू बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स आई, इस तरह से इसको निकालना पॉसिबल होगा। अब एक बारी जब हम अपना जो OLS एस्टिमेटर्स हैं उसको हमने ऑब्टेन कर लिया फ्रॉम आवर सैम्पल डेटा, देन विल बी एबल टू ड्रॉ आवर SRF। तो दिस इज आवर SRF विच इज सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन। अब इस SRF की क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको हम एक एक करके जानते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि ये जो लाइन है ये पास होगी थ्रू द सैम्पल मीन ऑफ y एंड x। तो ये मीन को शो कर रहा है, ऊपर बार जो है वो मीन को शो कर रहा होता है। तो हम देख सकते हैं जो SRF है वो पास हो रहा है इन दोनों से एक्चुअली। ठीक है, हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो मीन वैल्यू है ऑफ एस्टिमेटेड y, जिसको हम इससे दिखा रहे हैं, y है उसके ऊपर हैट है विच मीन्स एस्टिमेटेड y, एंड देन ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब हुआ मीन वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड y दैट इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ एक्चुअल y। तो ये अपना सेकंड प्रॉपर्टी है। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी कहाँ से आया? तो हम इसको इस तरह से ला रहे हैं, ये जो अपना SRF को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को शो कर दिया विच इज वाई आई हैट इज इक्वल टू बीटा वन हैट प्लस बीटा टू हैट एक्स आई। ठीक है, देन बीटा वन हैट को हमने रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है विच इज वाई माइनस बीटा टू हैट, एंड ब्रैकेट में दिख रहा है हमें एक्स आई माइनस एक्स बार। नाउ आफ्टर समिंग बोथ द साइड्स and dividing both the sides by the sample size, we get here. So this is what this is mean value of estimated y that is equal to mean value of actual y. So this was our second property. Now property number 3 is mean value of residual, and residual is represented by ui hat is 0. So this is our property number 3. तो इसके लिए सबसे पहले हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन आया कहाँ से है? ये इक्वेशन हमारा आया है फ्रॉम हियर। तो ये जो अपना दे रखा है दैट इज समेशन ऑफ यू आई हैट स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग। तो जब हम यू आई समेशन ऑफ यू आई हैट स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शली विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन हैट,
then we get here the equation which we were talking about, this equation. अब ये जो पोर्शन है, दिस इज नथिंग बट एक्चुअली यू आई हैट, तो फिर क्या होगा, -2 समेशन ऑफ यू आई हैट दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि जो मीन वैल्यू है ऑफ रेजिडुअल यू आई हैट दैट इज 0। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम जो अपना सैंपल रिग्रेशन फंक्शन है, जो हम इस तरह से लिखते हैं, उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ तक हम कैसे पहुंचे हैं, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, दोनों साइड पे समेशन डाल दिया है, यहाँ पे भी समेशन है और इस तरफ भी हमने समेशन कर दिया है। इसके बाद इस पूरी इक्वेशन को हमने n से डिवाइड कर दिया है, तो n से डिवाइड करने के बाद हम पहुंचते हैं यहाँ पे, मीन वैल्यू वाला केस हो गया है। अब हम इनकी जो मीन वैल्यू है, x और y की जो मीन वैल्यू है, उसको डेविएशन की तरह से शो कर रहे हैं जो एक्चुअल वैल्यू है x और y का। तो जो मीन वैल्यू है ऑफ y, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y, एंड द मीन वैल्यू ऑफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू ऑफ xi। अब ऐसा करने के बाद हम जिन वैल्यूज को ला पाए हैं वो, उसको हमने स्मॉल लेटर में शो किया है। तो इस डिफरेंस को हम स्मॉल लेटर में y i के थ्रू शो कर रहे हैं, और सेम केस हियर कि यहाँ पे हम xi के फॉर्म में शो कर रहे हैं स्मॉल लेटर के केस में। और क्योंकि यू आई हैड इज इक्वल टू 0, तो देन वी हैव फ्रॉम हियर वी हैव रीच्ड हियर, सो दिस इज वाई आई हैड इज इक्वल टू बीटा 2 हैट एक्स आई। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये हम बोलते हैं डेविएशन फॉर्म में हम शो कर रहे हैं अपने सैंपल रिग्रेशन फंक्शन को। दीज बोथ एक्चुअली, ये दोनों डेविएशन फॉर्म में ही शो किया जा रहा है। फायदा क्या है इसका, फायदा ये है कि इससे सिंप्लीफाई हो जाता है काम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब इसमें यह समझना जरूरी है कि जो हम ओएलएस मेथड की बात कर रहे हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो उस मेथड में हम फोकस कर रहे थे बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यूज हम जानना चाह रहे थे, और सिर्फ उसका वैल्यू जानना ही काफी नहीं है, हम एक्चुअली ये भी देखना चाहेंगे कि जो बीटा 1 है बीटा 2 है, उनका जो वैल्यू है वो कितना करेक्ट आया है, कि जो एक्चुअल वैल्यू है उससे उसका वैल्यू कितना आसपास है या कितना दूर है। तो बेसिकली हम इस बात को भी जानने में इंटरेस्टेड है अपने इकोनोमेट्रिक्स में, दैट कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है y का, वो y के रियल वैल्यू से कितना दूर है। तो हम ये भी जानने में इंटरेस्टेड है। अगर हमें ये ना जानना हो, हमें सिर्फ बीटा 1 बीटा 2 का वैल्यू जानना है, तो हमारा जो मेथड था ओएलएस मेथड, दैट इज सफिशिएंट। बट अभी हम इसके बारे में और जानेंगे। जो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ये किन अजम्पशंस पे बेस्ड है, तो कुछ चीजें हमें अज्यूम करनी होंगी, तो हम इसके बारे में और बात कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात, लीनियर रिग्रेशन मॉडल का मतलब क्या हुआ। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल का मतलब होता है एक ऐसा मॉडल जिसमें जो पैरामीटर्स हैं वो लीनियर हो, वेरिएबल लीनियर हो नहीं हो डजेंट मैटर, बट आपके पैरामीटर शुड बी लीनियर। तो एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। तो यहाँ पे जो बीटा 1 है बीटा 2 है, ये दोनों के दोनों हम कह रहे हैं हमारे पैरामीटर्स हैं एंड दे आर लीनियर। तो हमारे पैरामीटर्स अगर लीनियर है तो अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो होगा कुछ इस तरह से हमें दिखना चाहिए। अब हमारे वाले एग्जाम्पल में हमारा जो वेरिएबल है एक्स आई, हमने तो उसको भी लीनियरली कंसिडर किया है। जो हमने क्या बोला था, वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई। तो हमारा एक्स आई भी यहाँ पे लीनियर ही है। बट अगर वो लीनियर ना भी हो, उसका पावर हो 2 3 और वट कुछ भी पावर हो, स्टिल हम बोलेंगे हमारा जो वो फंक्शन है दैट इज लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो उसको लीनियर ही कंसिडर किया जाएगा, बस पैरामीटर्स को चेक करना है। अब हमारा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इसका सेकंड अजम्पशन ये है कि जो एक्स आई का वैल्यू है, यानी हमारे जो रिग्रेसर का वैल्यू है, वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द एरर टर्म। तो एरर टर्म से वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी जो कोवेरियंस है बिटवीन एक्स आई एंड द एरर टर्म दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब इन सारी बातों का मतलब क्या है, इस बात का ये मतलब है कि जो हमारा x का वैल्यू है, हम ये मान के चलेंगे कि वो वैल्यू फिक्स्ड है, वो स्टोकेस्टिक नहीं है, वो फिक्स्ड है। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो एक बात है कि अगर मान लो हम उसको फिक्स ना माने, इट इज पॉसिबल कि x का वैल्यू फिक्स हो या नहीं हो।
CLRM में हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि उसका वैल्यू फिक्स है। अगर उसके वैल्यू को फिक्स ना माना जाए तो हम जो स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड NLRM, दैट इज नियो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब हम CLRM मॉडल में जो XI है उसको फिक्स क्यों मानते हैं? तो उसको फिक्स मानने का रीजन ये है कि हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकें। तो स्टार्टिंग स्टेजेस में अच्छा रहेगा कि हम XI को अगर फिक्स माने ताकि हम उन रिलेशंस को अच्छे से समझ सके, एंड देन वील मूव ऑन टू कि अगर वो फिक्स नहीं होगा तो क्या कुछ हो सकता है। और अगर हम X वेरिएबल को स्टोकेस्टिक मान भी लें, रैंडम मान लें कि फिक्स नहीं है, उस केस में जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स CLRM अप्रोच के थ्रू जो रिजल्ट्स आए थे जहां पे हमने XI को रैंडम नहीं माना था, उसको फिक्स्ड माना था, उसको इनवैलिड नहीं प्रूव कर पाएगा अगर कुछ कंडीशंस को फुलफिल किया जाए, जिसमें से एक कंडीशन है दैट कोवेरियंस बिटवीन XI एंड UI, दैट इज द एरर टर्म, शुड बी इक्वल टू जीरो। अब अपना थर्ड assumption है दैट इज जीरो मीन वैल्यू ऑफ डिस्टर्बेंस UI, जिसको यहाँ शो किया जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि given the value of xi, the expected value of ui is going to be zero। तो अगर हमें x का वैल्यू फिक्स दे रखा है, इट शुड बी फिक्स इन दिस केस, तो उस केस में हम कहेंगे जो मीन वैल्यू है हमारे ui का वो जीरो होने वाला है। तो ये अपना अजम्पशन नंबर 3 है, जिसका सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है कि कोई भी स्पेसिफिकेशन बायस नहीं होना चाहिए, कोई स्पेसिफिकेशन एरर की गुंजाइश नहीं है हमारे मॉडल में, क्योंकि यहाँ पे हम अपने जो एरर है वो होने नहीं देंगे कुछ रीजंस की वजह से। विचार कौन कौन से स्पेसिफिकेशन एरर्स होते हैं? तो एक रीजन हो सकता है कि हमारा कोई इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल था जिसको हमने छोड़ दिया, तो हमारे रिजल्ट्स में एरर हमें देखने में आ जाएगा। या हम बोले हमने कोई अननेसेसरी जो वेरिएबल है उसको डाल दिया अपने मॉडल के अंदर, या हमने जो हमारा मॉडल है उसका फंक्शनल फॉर्म ही करेक्ट नहीं लिखा है, तो ऐसे स्पेसिफिकेशन बायसेस जो है वो नहीं होंगी। अब हमारा फोर्थ अजम्पशन है होमोसेडास्टिसिटी, और वी कैन कॉल इट कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ यूआई, दैट इज आवर डिस्टर्बेंस टर्म और एरर टर्म। तो ये पहला केस जो है वो होमोसेडास्टिसिटी को शो कर रहा है और ये हेट्रोसेडास्टिसिटी को शो कर रहा है। तो अपना जो अजम्पशन है दैट इज होमोसेडास्टिसिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारा एरर टर्म है उसमें जो वेरिएंस है वो सेम रहना चाहिए रिगार्डलेस द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जो एरर टर्म है उसका जो वेरिएंस है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देन वील कॉल इट होमोसेडास्टिसिटी। होमो का मतलब ही होता है सेम, तो सेम, सेडास्टिसिटी मीन्स स्प्रेड, तो सेम स्प्रेड होगा थ्रू आउट चाहे एक्स का वैल्यू कुछ भी हो जाए। तो ये जो डायग्राम अपना फर्स्ट डायग्राम है ये होमोसेडास्टिसिटी को शो कर रहा है। अब इन दोनों डायग्राम में हम डिफरेंस साफ तरह से देख सकते हैं। तो हमें दिख रहा है ये PRF है, दैट इज आर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, और ये हमें दिख रहा है, ये हम इस साइड शो कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ यूआई। तो इन दोनों में डिफरेंस हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो एक्स है वो चेंज हो रहा है। एक्स अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कांस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम ऐसा हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे अपना जो यूआई है उसमें वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे ये कांस्टेंट हमें नजर आ रहा है। तो यही डिफरेंस है। तो दिस इज द केस ऑफ हेट्रोसेडास्टिसिटी। अब हमारा नेक्स्ट अजम्पशन है कि डिस्टरबेंस टर्म्स के बीच में कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो अगर हमें एक्स की दो वैल्यूज गिवन है, अगर हमें एक्स की दो वैल्यूज गिवन है, लेट्स से XI एंड XJ, और इस बेसिस पे हमारे मान लो जो एरर टर्म्स है वो है UI एंड UJ, तो हम बोल रहे हैं जो UI है और UJ है उनके बीच में कोई कोवेरियंस नहीं होना चाहिए, या हम बोलें किसी तरीके का कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इन डायग्राम्स में हम देखते हैं क्या हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फर्स्ट डायग्राम अपना ये वाला है, यहाँ पे हम देख सकते हैं को ऑटो कोरिलेशन है, या हम बोले सीरियल कोरिलेशन हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव एरर टर्म है वो पॉजिटिव एरर टर्म को फॉलो कर रहा है, और नेगेटिव एरर टर्म नेगेटिव एरर टर्म को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन नजर आ रहा है। पॉजिटिव एरर टर्म नेगेटिव एरर टर्म को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे हमें कोई कोरिलेशन नजर नहीं आ रहा है, तो ये जीरो कोरिलेशन का केस है।
अब हमारा सिक्स्थ अजम्पशन है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़्यादा होने चाहिए हमेशा नंबर ऑफ पैरामीटर्स से, तभी आप पैरामीटर्स को निकाल पाओगे कि उसका वैल्यू कितना है। तो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से ज़्यादा होने चाहिए, तभी हम अननोन जो है पैरामीटर्स उसको हम एस्टिमेट कर पाएंगे। और हमारा सेवेंथ और लास्ट अजम्पशन है कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो सारी आइडेंटिकल नहीं हो सकती है, वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर एक्स की सोचो सारी की सारी वैल्यू जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है सारी आइडेंटिकल है, तो उस केस में क्या होगा, एक्स आई वुड बी इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ एक्स। और अगर ये हो गया तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वही जीरो हो जाएगा, तो हम बीटा वन और बीटा टू जो है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर मान लो एक्स आई जो है वो सारे वैल्यू सेम है, तो वो मीन के बराबर हो जाएगा, एक्स के मीन के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे केस में दिक्कत क्या होगी, ऐसे केस में दिक्कत हमें यहाँ पे आएगी। अगर हमें बीटा टू हैट निकालना है तो देखो ये डिनोमिनेटर वुड बी जीरो, तो कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये दिक्कत है यहाँ पे, बीटा वन के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हमको आएगी। तो ये दिक्कत है, इस वजह से हमारा लास्ट अजम्पशन है कि ये नहीं होना चाहिए। हमारा जो एक्स के जितने भी वैल्यूज हैं वो आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए, डिफरेंट ही होने चाहिए। अब ये सारे अजम्पशन जो है ये कितने इंपॉर्टेंट है या क्या ये रियलिस्टिक भी है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अजम्पशन एक्चुअली रियलिस्टिक हैं और एप्लीकेबल हो पाएगा इन द रियल लाइफ। बट ये चीज़ है कि इन अजम्पशंस के बेसिस पे ही हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं इनिशियली, अदरवाइज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये अजम्पशंस उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर देंगे। अब धीरे धीरे आगे वाले स्टेजेस में हम ये कर सकते हैं कि वन बाय वन एक एक कंजप्शन को रिलैक्स करके भी देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट होगा, क्या आउटकम आएगा। बट इनिशियली ज़रूरी है सब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए, कि हम इन अजम्पशंस को रखते हुए चीज़ों को सीखें। अब एक चीज़ है कि जो हमने लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स कैलकुलेट किए थे, उसके अंदर हमने बीटा वन हैड कैलकुलेट किया, बीटा टू हैड कैलकुलेट किया, और वो जो वैल्यूज थी वो डिपेंड किस पे कर रही थी, वो वैल्यूज डिपेंड कर रही थी सैंपल डेटा पे। पर अब सोच के देखो कि अगर सैंपल बदल दिया जाए, तो सैंपल बदल जाने पे तो फिर वो वैल्यूज भी बदल जाएंगी। तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं, जो एस्टिमेटर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो कितनी प्रिसाइज है, कितनी करेक्ट है, तो वो कैसे किया जा सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम एस्टिमेट के वैल्यू को चेक करने के लिए कि वो कितने प्रिसाइज है, एक तरीका इस्तेमाल करते थे, दैट वाज स्टैंडर्ड एरर मेथड। उसी तरह से यहाँ पे हम ये कुछ चीज़ें जो है इनको देख सकते हैं चेक करने के लिए कि हमारा जो आंसर आया, एस्टिमेट का वैल्यू आया, वो कितना रिलायबल है, कितना करेक्ट है। तो अब ये क्या क्या है, तो जो हम फर्स्ट देख रहे हैं, राइट, दिस वन। सो दिस इज वेरिएंस, वी ए आर यहाँ पे वेरिएंस को शो कर रहा है। तो वेरिएंस बीटा टू हैट। नेक्स्ट वन इज एस ई। तो एस ई क्या है, वो स्टैंडर्ड एरर को शो कर रहा है, दिस इज स्टैंडर्ड एरर। नाउ दिस इज अगेन वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर। और ये क्या है, तो ये हमारा है ओ एल एस एस्टिमेटर ऑफ द ट्रू। अब ये हमारे किस काम आएगा, तो ये हमारे काम आता है सिग्मा हैट की वैल्यू को कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार, ये क्या है, ये है सिग्मा स्क्वायर हैट। तो ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आके ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम सिग्मा हैट जो है उसके वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये जो ऊपर का टर्म है ये किसको शो कर रहा है, तो ये हम बोलते हैं दिस इज आर एस एस। आर एस एस मतलब हो गया रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स। तो जो रेजिडुअल्स हैं उनके स्क्वायर का ये सम है। और नीचे जो हमें दिख रहा है एन माइनस टू, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इन दोनों का यूज करके हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैलकुलेट करेंगे। जब ये निकल जाएगा तो इसकी हेल्प से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। और इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। यही है जो हमको बताएगा कि हमारा जो एस्टिमेट है वो कितना ठीक है या कितना ठीक नहीं है। तो दिस इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट या स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, इसको ये हम बुलाते हैं। अब ये देखेंगे हम कि ये वाला जो वैल्यू है ये हमें मिलेगा कहाँ से। तो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, एंड देन यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है बीटा टू
स्क्वायर हैट जो है इसका वैल्यू, तो यहाँ से हम बीटा टू हैट का वैल्यू निकाल सकते हैं एंड देन वी कैन स्क्वायर इट एंड पुट द वैल्यू हियर। तो ये काम किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये सारे जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये अपना स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है, ये निकालना हमें ज़रूरी है। ये हमको बताएगा कि एक्चुअली हमने जो आंसर निकाला है वो गुडनेस ऑफ फिट में कहाँ पे सेट होता है, कितना ठीक है कितना गड़बड़ है, ये हमको ये बताने में हेल्प करेगा। अब हम इन वेरिएंसेस के अगर फीचर्स देखें तो क्या क्या हमें देखने में आता है। तो आते हैं नंबर वन, वेरिएंस बीटा टू हैट। तो बीटा टू हैट जो है इसका जो वेरिएंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू सिग्मा स्क्वायर। तो इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा हमारे वेरिएंस बीटा टू हैट का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, करेक्ट। एंड देन दिस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, क्यों है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो एक्स है, एक्स की जो वैल्यूज है उसमें जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना बेटर रिजल्ट जो है हमें देखने में आएगा बीटा टू हैट का। और दूसरी बात है कि अगर हम सैंपल साइज बढ़ा दें, जो एन है, नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अगर हम उसको बढ़ा दें तो भी हमें जो है रिजल्ट इसका बेटर देखने में आएगा। उसी तरह से अगर हम बीटा वन जो है इसका वेरिएंस जो है इसके वैल्यू को अगर हम चेक करें तो हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू सिग्मा स्क्वायर और साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ओके। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द साइज ऑफ सैंपल एंड ऑल्सो टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। और ये ध्यान दे देना है कि ये जो स्मॉल एक्स है ये अलग चीज है, ये हमें डेविएशन शो कर रहा है, तो ये ध्यान रख लेना है। ये हमें सैंपल की वैल्यू बता रहा होता है, जो सैंपल के डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं उन सब की वैल्यूज बता रहा होता है, तो ये उसका सम है। बट देन ये वो चीज़ नहीं है, ये हमें डेविएशन जो है उसको शो करता होता है, तो इसको हमें भूलना नहीं है। अब अपनी तीसरी बात ये है कि जो बीटा वन हैट है और बीटा टू हैट है हमको पता है कि एस्टिमेटर्स हैं। तो जो एस्टिमेटर्स हैं उनका वैल्यू बदलना नहीं चाहिए फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, तो सैंपल टू सैंपल इनका वैल्यू नहीं बदलता है। बट अगर एक गिवन सैंपल है हमारे पास में तो ये दोनों जो है बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट ये एक दूसरे पे हो सकता है डिपेंड करें। और डिपेंड अगर करेंगे तो कितना डिपेंड कर रहे हैं उसके कोवेरिएंस को मेजर करना पॉसिबल है। तो उसको मेजर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि कितना कोवेरिएंस है। अब यहाँ पे ये होता है कि जो वेरिएंस है ऑफ बीटा टू हैट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रिलेशन किस तरीके का होगा बिटवीन बीटा वन हैट एंड बीटा टू हैट वो डिपेंड करता है, ये जो एक्स बार है, ये जो मीन वैल्यू है ऑफ एक्स, उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस साइन वाला है, इसका साइन क्या है। अगर कोवेरिएंस जो है वो हमारा नेगेटिव आए तो नेगेटिव कब आएगा, जब ये एक्स बार का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो अपना कोवेरिएंस नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव होने का क्या मतलब होगा, नेगेटिव होने का ये मतलब होगा कि इन केस अगर हम बीटा टू जो है उसके स्लोप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हमारा बीटा वन है उसका जो इंटरसेप्ट होगा वो हमारा अंडर एस्टिमेट हो जाएगा, यानी क्योंकि उल्टा रिलेशन यहाँ पे हमें देखने में आएगा। तो ये हमें दिक्कत यहाँ पे हो सकती है।